देखिए, ये तो सबको बता रहा है कि प्रशांत किशोर बांकीपुर में हुए उपचुनाव में जीत करके विधायक बन गए हैं, बीजेपी का किला ढा दिए हैं और वहीं पे आरजेडी का जमानत जब्त करवा दिए हैं। और अब जा करके विधानसभा में सम्राट चौधरी का पसीना छुड़ा देंगे, तेजस्वी यादव का जगह खा जाएंगे। लेकिन ये कोई नहीं बता रहा है कि आखिर ये सब प्रशांत किशोर कर कैसे लिए, इतना सब कुछ एक ही झटके में कैसे कर दिए। मतलब जिस चुनावी मैदान में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी और बिहार की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी आमने सामने थी, दोनों का एक अपना अपना वोट बैंक है, अपना अपना गढ़ है, और इन सब के बावजूद कल का कोई आया हुआ व्यक्ति जो कि प्रशांत किशोर हैं, वो एक ही झटके में आरजेडी और बीजेपी दोनों को धूल चटाने का काम करते हैं। ये कोई नहीं आपको बता रहा होगा, लेकिन हम बताएंगे आज के इस वीडियो में कि आखिर ऐसा कौन सा वो काम किए प्रशांत किशोर जिसकी वजह से अपना जीत दर्ज कर लिए, अपना मतलब कि ये दिखा दिए कि हम यहाँ के सिकंदर हैं वास्तविक रूप से, और आगे आने वाले समय में और भी लोगों को और भी पार्टियों को झटका देने का काम कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बांकीपुर विधानसभा सीट का इतिहास जानने का काम करते हैं। देखिए, बांकीपुर विधानसभा सीट है ये जो पहले यानी कि 2008 में बना है। इससे पहले ये पटना पश्चिमी के नाम से जाना जाता था और वहाँ पे बहुत सारे लोग चुनाव जीतते और हारते आ रहे हैं। लेकिन हम बात करते हैं कि किसी व्यक्ति का एक ज़माने में ये सीट और भी पहले गढ़ हुआ करता था। 1985 में। 1985 में एक रामनंदन प्रसाद उर्फ रामानंद यादव नेता हुआ करते थे जो इंडिपेंडेंट यानी कि निर्दलीय वहाँ पे 1985 और 90 में चुनाव जीते, जिसके बाद ये कहा जाने लगा कि ये उनका गढ़ है। लेकिन उसके बाद नवीन किशोर सिन्हा आते हैं 1995 में, वहाँ पे चुनाव जीतते हैं और नवीन किशोर सिन्हा वही हैं जो कि नीति नवीन के पिताजी हैं। और जब से 1995 में जीत दर्ज करते हैं तब से 2005 तक लगातार जीतते आते हैं। लेकिन 2006 में उनकी निधन हो जाती है, जिसके बाद उनके जो पुत्र हैं नितिन नवीन, उनको चुनावी मैदान में उतारा जाता है और वो भी इस सीट को अपना गढ़ बना लेते हैं। और फिर 2008 में इस सीट को परिसीमन के वजह से बांकीपुर विधानसभा सीट का नाम दे दिया जाता है और उसके बाद 2010 से लेकर के 25 तक के लगातार नीति नवीन जीतते आते हैं। और जीतने के बाद ये सीट को मान लिया जाता है कि अब ये नितिन नवीन का गढ़ हो गया है। तो ये बांकीपुर विधानसभा सीट का इतिहास हो गया। अब देखिए, जब 2025 में चुनाव हुआ तो इसके कुछ दिनों के बाद नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाता है, जो कि अभी भी हैं। इसके बाद यहाँ से नितिन नवीन इस्तीफा दे देते हैं और ये सीट खाली हो जाता है। और उसके बाद आज यानी कि अभी के कुछ समय पहले यहाँ पे उपचुनाव हुआ है और उपचुनाव में बहुत सारे पार्टी अपना अपना किस्मत आजमा रही थी, जिसमें प्रमुख रूप से बीजेपी, आरजेडी और जेएसपी यानी कि जन स्वराज पार्टी प्रशांत किशोर आए हुए थे मैदान में। अब देखिए, यहाँ पे प्रशांत किशोर के बारे में हमने आपको बताया कि ऐसा कौन सा काम किए जिसकी वजह से वो जीत दर्ज कर लें। तो देखिए, 5 कारण आपको बताऊंगा, ऐसा 5 काम बताऊंगा जिसकी वजह से प्रशांत किशोर जीत दर्ज करने का काम किए हैं। देखिए, जो पहला कारण है वो है हाइपर लोकल प्रचार। यानी कि हाइपर लोकल प्रचार का मतलब एकदम बहुत साधारण तरीका से, कोई बहुत बड़ा बड़ा रैली नहीं, मतलब कि एक होता है ना कि बहुत विशाल जनसभा हो रहा है, विशाल रैली हो रहा है जहाँ पे बहुत सारे लोगों की संख्या में भीड़ लगा हुआ है, बहुत सारे नेता लोग अपना अपना भाषण दे रहे हैं, लोगों के ऊपर से जा रहा है, केवल जय जयकार हो रहा है। ये काम प्रशांत किशोर नहीं किए, एकदम लोकल स्तर पे एकदम साधारण तरीका पे काम किए। ये क्या किए कि डोर टू डोर कैंपेन किए। यानी कि कहने का मतलब है कि ऐसा ऐसा लोगों के पास गए, ऐसा ऐसा घर के मतलब समीप गए जहाँ पे उस जगह के, उस एरिया के बहुत सारे लोग, उस मोहल्ला के बहुत सारे लोग वहाँ पे उनका उठना बैठना रहता है। मतलब चाय पीना या फिर उनके यहाँ जाना, ऐसे घर को चुने जहाँ पे मोहल्ले के ढेर सारे लोग आते थे और वहाँ पे अपनी बात को बढ़िया से एक एक आदमी को समझाए हैं, एक एक व्यक्ति को समझाएं, एक एक वोट को कैसे साधा जाए, इस बात पे चर्चा किए। मतलब एकदम साधारण तरीका से 100 से 150 लोगों को एक एक बार में समझाने का प्रयास किए। मतलब बहुत ही सघन तरीका से एकदम अंदर तक हेल करके प्रचार किए, जो कि दूसरे अन्य पार्टियां ये काम को नहीं कर पाई, जिसकी वजह से लोगों के माइंड में जाकर के प्रशांत किशोर घुस गए, उनको मतलब अंदर से जगा दिए प्रशांत किशोर कि देखिए, जातिवादी मुद्दा और धर्म वाला मुद्दा से हट करके विकास के लिए आप लोग वोट कीजिए, आप लोग शिक्षा के लिए वोट कीजिए, रोजगार के लिए वोट कीजिए। और लोगों ने ये काम किया भी। दूसरा काम ये था कि प्रशांत किशोर ने लोगों से ये बताने का प्रयास किया कि ये देखिए, विधायक चुनने का ये चुनाव नहीं है, आप एक सीट बीजेपी को दे दीजिएगा तो इससे मतलब कि बीजेपी का
कोई बहुत बड़ी मतलब तोप मारने वाली बात नहीं हो जाएगी, क्योंकि उसका पहले से ऑलरेडी सरकार बना हुआ है। और अगर आरजेडी को ये सीट दे दीजिएगा, फिर चुनाव जिता दीजिएगा, तो इससे आरजेडी को फ़ायदा नहीं हो जाएगा, आरजेडी का कोई सरकार उरकार नहीं बन जाएगा। लेकिन हमें अगर यहाँ से चुनाव जितवाते हैं तब ये होगा कि एक अलग संदेश जाएगा, एक अलग मैसेज जाएगा कि नहीं, अब बिहार जातिवादी और धर्मवादी मुद्दा से उठ करके शिक्षा व्यवस्था, रोजगार व्यवस्था के ऊपर, या फिर विकास कैसे हो बिहार का, इसलिए भी पॉलिटिक्स करना जानती है, इसलिए भी राजनीति ज़रूरी है। ऐसे ऐसे मुद्दे को लोगों को समझाने का प्रयास किए प्रशांत किशोर, जिसका फ़ायदा भी हुआ। एक चीज़ इसमें ये भी हम जोड़ना चाहते हैं कि प्रशांत किशोर यहाँ पे ये भी काम करने का प्रयास किए हैं कि सम्राट चौधरी के कार्यकाल में जो कुछ भी गलतियाँ हो रहा है उसको बहुत बड़ा मुद्दा बना दिए। तेजस्वी यादव जो अभी चुनाव हारने के बाद जनता के बीच में उतना खुल करके नहीं आ रहे हैं, खुल करके बैटिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी समझाने का प्रयास किए कि देखिए तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष होकर के जनता से दूर चले गए हैं। तो इन सब के लिए भी लोगों को समझाएं कि देखिए आप लोगों के लिए ज़रूरी कौन है जो आपके बीच में रहे। तो इस वजह से भी लोग वहाँ पे खुल करके प्रशांत किशोर को सपोर्ट किए हैं। तीसरा कारण ये है कि प्रशांत किशोर भले ही कहते रहें कि हम जातीय विहीन राजनीति करेंगे, हम शिक्षा के बारे में, विकास के बारे में राजनीति करेंगे, हम जाति के बारे में राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर एकदम सघन तरीका से, एकदम गहन तरीका से ये जातीय मतलब कि गणित को भी फोकस किए हैं, उसको भी साधने का काम किए हैं। मतलब ये बीजेपी के कोर वोटर जो कि कायस्थ हैं उनको ही केवल साधने का काम नहीं किए, बल्कि हर समुदाय, हर समूह को, जैसे कि ईवीसी हो गए, यादव मुस्लिम वोट हो गए, कायस्थ वोट हो गए, या फिर और भी जो भी वोट हैं, ब्राह्मण वोट, या फिर जो भी भूमिहार वोट जो भी है, मतलब वहाँ पे उन सबको साधने का काम किया, उन सबके लिए मतलब कि काम करने का वादा किए, उनको समझाने का प्रयास किए। मतलब कि कहें तो अगर प्रशांत किशोर बहुत ही मंझे हुए खिलाड़ी निकले, मतलब भले ही ऊपर से बोल दिए कि हम जातीय राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन इनको समझ में आ गया था 2025 के विधानसभा चुनाव में कि अगर हम राजनीति में जातीय फैक्टर को नहीं साधेंगे, जातीय गुलबंद नहीं करेंगे, तब हमको फ़ायदा उधर नहीं मिलेगा। और ये गलती सुधार करके इस उपचुनाव में प्रशांत किशोर आगे बढ़ने का काम किया, और वास्तविक रूप से उनको इस चीज़ का फ़ायदा मिला, और वाकई में उनको यादव का भी वोट मिला है, मुस्लिम का भी वोट मिला है, कायस्थ का भी वोट मिला है, पंडित का भी वोट मिला है, भूमिहार का भी वोट मिला, मतलब सभी लोगों का, सभी वर्गों से, सभी समूहों से उनको वोट मिला है, जिसका उनको फ़ायदा हुआ। चौथा कारण ये है कि जंतर मंतर पे जो आंदोलन हो रहा था उससे ये मैसेज गया कि ये जो अभी वर्तमान का सरकार है, ये युवाओं की शिक्षा, युवाओं की बेरोजगारी, या फिर युवाओं के खिलाफ, यानी कि नीट पेपर लीक हो जा रहा है, इन सब के लिए मतलब ये सरकार सोच नहीं रहा है, आश्वस्त है, गहरी निद्रा में चला गया है कि हमको कोई मर मतलब नहीं, ऐसा उन्होंने माहौल बना दिया। और इसके वजह से एंटी इनकम्बेंसी, यानी कि सरकार के खिलाफ लोगों के मन में एक विचार पैदा हो जाना, ऐसा उन्होंने बिल्ड कर दिया, बना दिया, जिसकी वजह से वहाँ के युवा, वहाँ के लोग खुल करके प्रशांत किशोर को सपोर्ट करने का प्रयास किए हैं। और प्रयास ही नहीं बल्कि वो प्रयास सफल रहा, वोट दिया लोगों ने, प्रशांत किशोर जीत गए। पांचवा कारण ये रहा कि वहाँ पे बीजेपी कन्फ्यूजिया गया, यानी कि उसको कहते हैं ना कि असमंजस में पड़ जाना, असमंजस में पड़ गया। सबसे पहले वहाँ पे वो एक प्रत्याशी उतारती है जिसका नाम था बंटी सिन्हा। बंटी सिन्हा जैसे ही चुनाव मैदान में उतरते हैं, लेकिन उसके बाद पता ये चलता है कि उनके जो पिताजी हैं और माताजी दोनों चारा घोटाला में किसी मामले में सज़ा काटे हुए हैं, सज़ा उनको मिला हुआ है। तो इनको आनन फानन में वहाँ से हटाया जाता है, और हटा करके एक व्यक्तिगत कारण बता करके वहाँ पे नीरज कुमार सिन्हा को बताया जाता है, बनाया जाता है उम्मीदवार। लेकिन जैसे ही नीरज सिन्हा को उम्मीदवार बनाया जाता है, इसके बावजूद होता क्या है कि नीरज सिन्हा का एक हल्कापन लोगों के बीच में आ जाता है। मतलब किसी भी जवाब को सही से न लेना, किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना सही ढंग से, मतलब अलबला जाना। मतलब कहते हैं ना कि कोई एक आता है, एक कोई विद्यार्थी होता है जिसका तैयारी होता है, एक विद्यार्थी जिसका तैयारी नहीं होता है, लेकिन किसी वजह से वो स्टेज पे पहुंच जाता है, और जब उससे सवाल जवाब कीजिएगा तो अलबलाएगा, हकलाएगा। वही कारण नीरज सिन्हा का था। लोग समझ गए कि ये कोई मतलब बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इनको किनारे ही करो, साइड लगाओ, और लोग करते भी हैं। और इन सब के वजह से
प्रशांत किशोर अपना मतलब कि कह सकते हैं कि राजनीति किए और राजनीति में कामयाब हो गए, चुनाव जीत दर्ज कर लिए। और उसके बाद आपको दो मुख्य कारण बताने का हमने वादा किया था वीडियो की शुरुआती में, तो वो दो मुख्य कारण ये है कि सबसे बड़ा कारण ये है कि बीजेपी का आश्वस्त हो जाना कि नहीं कुछ हो जाए, चुनाव तो हम ही जीतेंगे, शुरू से जीतते आ रहे हैं, अभी भी जीतेंगे। 30-35 साल का पुराना रिकॉर्ड है, हमारा गढ़ बना हुआ है। कोई 2 साल या फिर 2 बार या 3 बार जीतता है तब उसको घमंड आ जाता है, लेकिन यहाँ तो बीजेपी लगातार कई बार से जीतते आ रही है, तो इसको तो मतलब समझिए कि एक बहुत बड़ा घमंड हो गया था। और उसके बाद पूरा सीरियस नहीं लेता है, सीरियस तरह की लेता है चुनावी प्रचार करने में, बड़ा जनसभा करने में, रैली करने में, लोगों से साधता नहीं है कि कैसे साधा जाता है, जिसके वजह से प्रशांत किशोर का पलड़ा यहाँ पे भारी हो जाता है। और एक पलड़ा ऐसे भारी होता है कि तेजस्वी यादव को लगता है कि हमको तो कोई लेना देना ही नहीं है, यहाँ पे बीजेपी पहले से जीतती आ रही है, हमारा कोई मतलब ही नहीं है, तो हम काहे के लिए मेहनत करें। और उतना से भी नहीं मन भरता है तो तेजस्वी चल जाते हैं विदेश दौरा पे, विदेश घूमने के लिए, 2 दिन में आते हैं, रैली करते हैं। इनका परिणाम इनको मिल जाता है, और मिलता ऐसा है कि प्रशांत किशोर अपना साम्राज्य खड़ी करने का, साम्राज्य मतलब बोले तो अपना राजनीतिक साम्राज्य खड़ी करने में, अपना एक चेहरा स्थापित करने में पहला कदम रख दिए हैं, जिसमें उनको सफलता मिल भी गई है। अब देखिए इन सभी कारणों इन सभी कामों की वजह से ही प्रशांत किशोर जीत दर्ज कर लिए हैं, और आगे आने वाले समय में वो अपना एक बहुत बड़ा चेहरा स्थापित करेंगे, बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ा फैक्टर मतलब साबित होंगे। और विधानसभा में तो गर्दा उड़ाने के लिए अब तैयार हो रहे हैं, आप लोग देखने के लिए तैयार होइए। सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव को बहुत ही मतलब कि मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये जब सवाल जवाब करती हैं तब मुझे नहीं लगता कि किसी के पास इनका जवाब होगा, बहुत मुश्किल से अगर कीजिएगा तब हो सकता है, लेकिन आगे आने वाले समय में अब देखिए क्या क्या होता है। बाकी इस सभी चीज़ों पर आप लोगों की राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो, आप लोग को हमने समझाने का प्रयास किया, जो अच्छा लगा हो, पसंद लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर वीडियो को यहाँ तक देख लिए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कोई और अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।